कोऑर्डिनेट कंपाउंड पार्ट 1। देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा कैसे जाता है, पहले हमें इस बात को समझना है। सपोज हमारे पास कंपाउंड है NiCl3 6H2O और इस कंपाउंड को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस तरह से जिस भी कंपाउंड को लिखा जाता है, जहां भी इस तरह के ब्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, उसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता है। जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है, इसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी या इसे कोऑर्डिनेट स्फीयर के नाम से पहचाना जाता है। और जो इसके बाहर प्रेजेंट होता है, इसे आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन के नाम से जाना जाता है। जो बाहर है आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन के नाम से जाना जाएगा। ये चीज आयंस की फॉर्म में बाहर जा सकती है, इसीलिए इसको आयोनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है। और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट स्फीयर कहा जाता है। थोड़ा सा और बेटर वे में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसी कंपाउंड को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहां हमारे पास वाटर, इधर वाटर एंड सो ऑन। इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, यहां एक और एंड सो ऑन। नाउ इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए अटैच है और इसी वजह से इन्हें कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता है। और स्फीयर को कोऑर्डिनेट स्फीयर, और जो ब्रैकेट के बाहर है ये आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट होता है। जितने भी स्पीसीज ब्रैकेट के बाहर हैं, इन्हें प्राइमरी वैलेंसी के नाम से पहचाना जाता है। इसी कंपाउंड को नॉर्मली ऐसे भी लिखा जाता है। तो जो मेटल के साथ लिखी है ये प्राइमरी वैलेंसी कहलाई जाएंगी, जो आयनिक बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होती हैं। और ये जो बाहर यहां 6 वाटर, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ब्रैकेट की फॉर्म में। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसे सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है। तो अब आपके पास क्वेश्चन तैयार होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल का मतलब हुआ जो मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाए, और जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए उसे हम सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से पहचानेंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, काउंटर आयन, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये टर्म हमारी यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, ध्यान रखिए। और सभी वीडियो लेक्चर्स को सही ढंग से समझने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को गौर से एक्सप्लोर कीजिए, वहां पर आप सभी वीडियो लेक्चर्स को देख पाएंगे। अब एक और बात, जो भी स्पीसीज मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अटैच होती है, इस स्पीसीज को लिगेंड के नाम से पहचाना जाता है। लिगेंड, तो लिगेंड का मतलब हुआ species which form coordinate bond with metal atom, इसे लिगेंड के नाम से पहचाना जाएगा। लिगेंड की टर्म यहां से क्लियर होनी चाहिए। कोई भी लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसे डेंटिसिटी कहा जाता है। इसे हम डेंटिसिटी के नाम से जानते हैं। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, डेंटिसिटी 1। अगर यही सब्सटेंस 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता, डेंटिसिटी 2। तो कोई भी लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे उसकी डेंटिसिटी कहा जाता है। अगर कोई लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड के नाम से पहचानते हैं। तो वाटर यहां पर कैसा लिगेंड हुआ, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है।
और अगर ये एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसे हम पॉलीडेंटेट लिगेंड के नाम से जानेंगे। तो यूनिडेंटेट और पॉलीडेंटेट क्या हुआ कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई लिगेंड बनाता है। पॉलीडेंटेट में जैसे ये हमारे पास है इथाइलिन डाइमीन। इथाइलिन डाइमीन को आइदर ऐसे लिखते हैं या सिंपली इसे EN की फॉर्म में लिखा जाता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से, इथाइलिन डाइमीन इसे कहा जाएगा। ऐसे ही हमारे पास है ऑक्सिलेटो, इसे ऑक्सिलेटो या OX के सिंबल से पहचाना जाता है। ये भी दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। और इसी तरह से एक और है हमारे पास, इसे हम ग्लाइसिनेटो लिगेंड के नाम से पहचानते हैं और इसे GLY के नाम से लिखा जाता है। तो जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाए, अगर दो बॉन्ड बनाएगा बाइडेंटेट, तीन बनाएगा ट्राइडेंटेट, चार बनाएगा टेट्राडेंटेट एटसेट्रा। पॉलीडेंटेट लिगेंड में हम देख सकते हैं कि इथाइलिन डाइमीन को एग्जैक्ट 2 हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। ऑक्सिलेटो को भी एग्जैक्ट 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे पॉलीडेंटेट लिगेंड को हम सिमेट्रिकल लिगेंड के नाम से पहचानेंगे। तो सिमेट्रिकल लिगेंड ध्यान रखें, पॉलीडेंटेट लिगेंड जिसे आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन ग्लाइसिनेटो को देखें, आप किसी भी तरह से डिवाइड कर ले, आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं होता। ऐसा लिगेंड जो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड ना हो उसे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के नाम से पहचाना जाएगा। तो कई तरह की टर्मिनोलॉजीज यहां क्लियर होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे कहते हैं? जहां मेटल से काफी स्पीसीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए अटैच हो उसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। मेटल की दो तरह की वैलेंसी होती है यहां पर, आयनिक और कोऑर्डिनेट। आयनिक वैलेंसी को प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है। कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड वैलेंसीज को हम सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से पहचानते हैं। जो भी स्पीसीज मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है उसे लिगेंड, और लिगेंड हमारे पास दो टाइप, यूनिडेंटेट, पॉलीडेंटेट। सिमेट्रिकल लिगेंड, अनसिमेट्रिकल, ये यहां से याद रखें। अब एक दो बातें और यहां पर आपको याद रखना है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये एग्जाम्स में एक एक नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं कि एम्बीडेंटेट लिगेंड किसे कहते हैं। तो एम्बीडेंटेट की डेफिनेशन ध्यान से याद कीजिएगा। अ मोनोडेंटेट लिगेंड व्हिच कैन फॉर्म बॉन्ड फ्रॉम मोर देन वन साइड। यानी ये लिगेंड एक बार में सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक से ज्यादा तरफ से बॉन्ड बना सकता है। जैसे हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड कार्बन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है, एक बार में एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो इसे हम एम्बीडेंटेट कहेंगे। नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसा लिगेंड जो एक बार में एक ही बॉन्ड बनाएगा लेकिन एक से ज्यादा तरफ से, इसे एम्बीडेंटेट कहा जाएगा। एग्जामिनेशन मटेरियल है ये सभी क्वेश्चन एक एक नंबर में भी, और जहां 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं वहां पार्ट्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी तरह से अगला आता है ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड किसे कहा जाता है? ब्रिज लिगेंड का मतलब है एक ऐसा लिगेंड जो साइमल्टेनियसली दो मेटल एटम के साथ कनेक्ट होता है। एक ऐसा लिगेंड जो साइमल्टेनियसली दो मेटल, दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, इनके साथ कनेक्ट होता है, इसे हम ब्रिज लिगेंड के नाम से पहचानते हैं।
सो एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गया, ब्रिज लिगेंड याद रखना। ऐसे ही हमें एक और डेफिनेशन याद रखनी है, इसे चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। चिलेटिंग लिगेंड, चिलेट शब्द रिंग फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और चिलेटिंग लिगेंड का मीनिंग हुआ एक ऐसा लिगेंड जो जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है एक रिंग फॉर्मेशन होती है। जैसे ये है हमारे पास इथाइलिन डाइएनीन, और इथाइलिन डाइएनीन जब किसी भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक रिंग फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी, चिलेशन हो गया, रिंग फॉर्मेशन हो गई। ऐसे लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहा जाएगा और ऐसे कॉम्प्लेक्स को मेटल चिलेट कहा जाता है। ये तीनों की तीनों चीजें बोर्ड एग्जाम्स में एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। देखिए, मैं आपको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताता, यही आप बच्चे गलती करते हैं कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं। आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना चाहिए कि एग्जामिनर किस तरह से सोचते हैं। और 1998 से लेके अब तक कम से कम हम इतना तो जान ही चुके हैं कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चलता है, एग्जामिनर क्या पूछना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन सही लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। 3 डेफिनेशन और बता के इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करते हैं। एक डेफिनेशन है होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। नाउ इनका मीनिंग अब आप किस तरह से याद रख पाएंगे? होमो स्टैंड्स फॉर सिमिलर टाइप एंड हेटेरो स्टैंड्स फॉर डिफरेंट। ऐसे याद रखिएगा। एल फॉर लिगेंड, ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड है, होमोलैक्टिक, और ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां डिफरेंट लिगेंड है, हेटेरोलैक्टिक। सपोज मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है और एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास ये है H2O, Cl3, Br3। यहां सभी लिगेंड्स एक जैसे, लिगेंड्स को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यहां डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हैं, इसे हेटेरोलैक्टिक, और सिमिलर टाइप है तो इसे होमोलैक्टिक। और लास्ट डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग है किसी भी मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच हैं उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। कितने लिगेंड्स अटैच हैं वो नहीं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच हैं उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। जैसे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। तो इस वीडियो लेक्चर में कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक डेफिनेशन आपको बताएंगे और इन सभी डेफिनेशंस को आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। इनमें से कुछ ना कुछ आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देखिए, सोचा है कि कुछ करना है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सिस्टमैटिक मैनर में। रिमेंबर, स्टेप बाय स्टेप यू गॉन अहेड एंड कम सून वेरी फास्ट। आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है और तुरंत ही आप देखेंगे कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा। कोई भी चैप्टर एक दिन में खत्म नहीं होता, लेकिन अगर बेस मजबूत हो, फाउंडेशन मजबूत हो, तो डेफिनेटली आप उस चैप्टर को चुटकियों में खत्म कर डालेंगे, ये याद रखिएगा। देखते रहिए अगले वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 के अंदर हम क्या लेके आते हैं। कुछ ना कुछ तो आपके लिए उसके अंदर हम इजी में लेके ही आएंगे। बहुत पुराना डायलॉग हुआ करता था कि नाम में क्या रखा है, काम दे दिया हो। देखिए, नाम में बहुत कुछ रखा है और बोर्ड एग्जाम में तो खास तौर पे बहुत कुछ रखा है। चाहे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर हो, चाहे इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर हो, नाम में रखा तो बहुत कुछ है। चलिए आइए आज आपको यही समझाते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में किस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। पार्ट 1 वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा था
कि कॉम्प्लेक्स के क्या क्या पार्ट होते हैं और आपके एग्जामिनेशंस के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आज हम नॉमेनक्लेट करना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्सेस दो तरह से होंगे, एक जहां पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेफ्ट हैंड साइड में होगा, यानी कोऑर्डिनेट स्फीयर यहां पर कैटायन की तरह एक्ट कर रहा है। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली जनरली कैटायन को लेफ्ट में और एनायन को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं कि कैटायन लेफ्ट में लिखा है और यहां देखें कैटायन यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड यहां राइट हैंड साइड में, यानी यहां कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है और यहां कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट है। कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करते वक्त सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि कैटायन है या एनायन है। पहले हम सिखाते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन है तो उसका नाम किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ध्यान रखें, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज। किसी भी कंपाउंड में जितनी भी स्पीसीज हैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम चार्ज के बराबर होगा। इन लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर आप अपनी बुक में से भी याद रख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है, हर एक पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना चार्ज है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है X, वाटर पे चार्ज 0, अमोनिया पे चार्ज 0, क्लोरीन पे चार्ज -1 और टोटल चार्ज 0, और इस तरह से X की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। यानी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में है हमारे पास 2। तो सबसे पहले आपने मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसका नाम लिखना है और नाम लिखने के लिए सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। जितने भी लिगेंड्स हैं उनका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में। इसके बाद लिखना है आपको नेम ऑफ मेटल, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाद में लिखना है नेम ऑफ एनायन। लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में, मेटल, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट और नेम ऑफ एनायन। अब हमारे पास है वाटर जिसका नाम है एक्वा और ये है अमीन। एक्वा और अमीन डिक्शनरी में यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनमें पहले आएगा अमीन। अमीन हमारे पास 2 बार है तो हम लिखेंगे डायमीन। डायमीन अमीन एक्वा, पहले अमीन आएगा डिक्शनरी में, 2 बार है तो डायमीन, वाटर 2 बार है तो डाई एक्वा। लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर नेम ऑफ मेटल। मेटल है हमारे पास प्लेटिनम और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में। ऑक्सीडेशन नंबर है 2 तो रोमन में सेकेंड, और ये है एनायन Cl। अब Cl अगर एनायन है तो इसका नाम क्या होगा। कोई भी कॉमन कंपाउंड सोच लो क्लोरीन का, जैसे NaCl, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो क्लोरीन अगर एनायन है तो उसका नाम क्या होता है, क्लोराइड। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का नाम होगा डायमीन, डाई एक्वा, प्लेटिनम, सेकेंड क्लोराइड कहा जाएगा। ध्यान रखें, ब्रैकेट में जो भी जितनी बार है उसको मेंशन करना है। अमीन 2 बार है तो डाई लिखना है, वाटर 2 बार है तो डाई लिखना है। लेकिन ब्रैकेट के बाहर कोई कितनी भी बार प्रेजेंट हो, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ क्लोराइड लिखा, डाई क्लोराइड नहीं लिखा। ये पॉइंट बड़ा गौर करने का है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो जितनी बार है उसको उतनी बार मेंशन करना जरूरी है। अगर कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायन है, इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। नाउ सपोज अगर आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स है,
ये ना, इस केस में हम देख सकते हैं ये एक आयन है, ये एक आयन है, ये न्यूट्रल था, ये आयन है, लेकिन स्टिल ये कैटायन है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? सेम ऐसे ही, पहले नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, नेम ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्योंकि यहां एनायन नहीं है, आयनिक स्पीसीज है, तो एनायन की जगह हम लिख देंगे आयन। देखिए कैसे, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, CO कार्बोनिल 0, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 इज इक्वल टू चार्ज। मैंने बताया था सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज है +2 और x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 रहेगा। अब नाम लिखना है, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, एक्वा कार्बोनिल, पहले कौन आएगा? एक्वा, 2 बार है, सो वी विल राइट डाई एक्वा, फिर डाई कार्बोनिल, फिर नेम ऑफ मेटल, मेटल है आपके पास निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। अब एनायन नहीं है, आयन है, तो सिंपली लिख देंगे आयन। तो न्यूट्रल के लिए सिंपल ये मेथड, अगर आयन हो तो एनायन की जगह आयन लिखना है, ऐसा करना है। सभी के सभी कॉम्प्लेक्सेस जहां कैटायन होंगे हमेशा इसी तरह से लिखा जाएगा। आप अपनी बुक में जितने चाहे कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कीजिए, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन पार्ट है तो हमेशा इस तरह से नाम लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स होता जैसे NiCO4, सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, ना कैटायनिक पार्ट ना कोई आयन, सिर्फ कॉम्प्लेक्स, तो अभी नाम ऐसे ही लिखा जाएगा। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, एक ही लिगेंड है कार्बोनिल, 4 बार, सो टेट्रा कार्बोनिल, और मेटल है हमारे पास निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब ना तो एनायन है ना ही चार्ज है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, और इस तरह से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का भी नोमेनक्लेचर हो गया। तो एक ही बार में तीनों का नोमेनक्लेचर सीख लिया, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो। 3 एग्जाम्पल बहुत हैं, सभी एग्जाम्पल तो एक ही जैसे हैं, कोशिश जरूर करें। अब सीखिए, अगर कॉम्प्लेक्स हमारे पास एनायन है तो किस तरह से इसको नोमेनक्लेट किया जाएगा। पहला स्टेप वो ही, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, प्लेटिनम X, साइनाइड -1/2, क्लोरीन -1/4 इज इक्वल टू चार्ज, और चार्ज कितना है? 0। X की वैल्यू आएगी 2, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2। अब जनरल मेथड सीखिए, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे नेम ऑफ कैटायन, जो भी कैटायन है, गैप देंगे, फिर लिखेंगे आप नेम ऑफ लिगेंड्स, और लिगेंड्स का नाम होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिगेंड्स लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप नेम ऑफ मेटल, नाम के आगे 8 लगाएंगे और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। जैसे प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, निकल है तो निकलेट, एटसेट्रा। तो लिखते हैं ना, साथ साथ कोशिश कीजिएगा। ब्रैकेट के बाहर है सोडियम, सोडियम हमारा कैटायन है तो इसमें लिखा सोडियम। अभी हमने बताया था ब्रैकेट के बाहर जो जितनी भी बार प्रेजेंट हो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज सोडियम। लिगेंड्स जो मेटल के साथ है, साइनो, क्लोरो,
डिक्शनरी में पहले कौन आएगा? क्लोरो। 4 बार है, सो वी विल राइट टेट्रा क्लोरो। फिर दूसरा साइनो है, डाई साइनो। लिगेंड्स का नाम हो गया मेटल 8। मेटल है प्लेटिनम 8 लगाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? प्लेटिनेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स अगर एनायन होगा, चुटकियों में नाम लिख डालेंगे, बस फर्क इतना ही है 8 आएगा, कैटायनिक पार्ट में 8 नहीं आता। एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर हमारे पास इस तरह की चीज गिवन होती, Cl होल ट्वाइस H2O माइनस, यानी आपका कॉम्प्लेक्स एक एनायन है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो भी ऐसे ही होगा। कैसे जरा समझिए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट x - 1 × 2 0 × 2 इज इक्वल टू चार्ज, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 0 इस तरह से। कैटायन है ही नहीं। नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, डाई एक्वा डाई क्लोराइड। क्लोरीन के लिए जनरली हम क्लोराइडो शब्द यूज करते हैं, पहले क्लोरो करते थे, आजकल क्लोराइडो। आपके लिए बेटर हो कि आप क्लोराइडो वर्ड ही यूज करें। और डाई एक्वा डाई क्लोराइडो, मेटल +8 यानी प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्योंकि ये आयन है इसीलिए यहां भी बाहर लिखा जाएगा आयन। कैटायन के केस में भी बाहर आयन लिखना बताया था, और यहां भी बाहर आयन लिखना सीखें। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है या इस पर नेगेटिव चार्ज है, मेटल के नाम के साथ 8 जरूर आएगा, और अगर आयन है तो वहां पर आयन जरूर लिखा जाएगा। सभी एग्जाम्पल एक ही तरह के, एक ही जैसे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल अपनी बुक में से कीजिए। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल आपको कर डालना है। एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो हाईएस्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन बात यही है, करना है एक बार। तो इस तरह से सिंप्लीफाइड मेथड से आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीख सकते हैं। आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे शॉर्ट में वीबीटी के नाम से भी पहचाना जाता है। कॉम्प्लेक्सेस के केस में 3 तरह की थ्योरीज रहती हैं। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी, और एक है CFT, जिसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही कहलाई जाती है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ इस तरह से आगे प्रोसीड किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर ट्रांजिशन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे लिगेंड के नाम से पहचाना जाता है। नाउ अब आपको समझना होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनता है जब एक का फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। यानी कि इस थ्योरी का पहला पॉइंट हुआ कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। मेटल के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी वो बॉन्ड बनाएगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेंगे। आइए आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझाते हैं। हम सबसे पहले हम लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ बने हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहा जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं कंपाउंड स्कैंडियम का। आपको बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीड करना है जैसे मैं यहां बता रहा हूं। सबसे पहले स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जो कि आपके पास आएगी +2। फिर आपको स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 3p1 4s2। ये रहेगा स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगरेशन को बदलना है। स्कैंडियम +2 का मीनिंग हुआ बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे,
तो अब हमारे पास बचता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए 4s0 4p0 4d0 यहां पर लिख लेंगे। नाउ अगला काम ये करेंगे कि इस d ऑर्बिटल से यहां तक के d ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे। इनर d आउटर d, इनर d से आउटर d को हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास है d सब शेल जिसमें 5 ऑर्बिटल हैं, दिस इज 3d। ऐसे ही ये है हमारे पास 4s और इसी तरह से ये अगली सब शेल है 4p और ये है हमारे पास आउटर d यानी 4d। इस तरह से सही प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से और इनर डी से आउटर डी। यहां पे प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हमने इसको बना लिया। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन बनती हैं, एक d2sp3 यानी इनर d ऑर्बिटल s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल d2sp3 और दूसरी हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3d2 यानी एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल। अगर अंदर वाले d ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं तो इसे कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और अगर हम आउटर d ऑर्बिटल का यूज करते हैं तो इसे कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये हमें देखना होगा कि यहां इस केस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो देखिए ये है हमारा मेटल, इसका कॉन्फ़िगरेशन, लार्ज नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल यहां प्रेजेंट है। 6 वाटर यहां अप्रोच करेंगे। 6 वाटर स्कैंडियम के पास आएंगे और अंदर तक आएंगे और ये देखेंगे क्या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल वेकेंट है या नहीं है। इन्हें 2 डी ऑर्बिटल चाहिए। अगर 2 डी ऑर्बिटल वेकेंट होंगे तो यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, अगर वेकेंट नहीं होंगे तो बाहर वाले डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेंगे। यहां आप समझ सकते हैं जैसे ही वाटर अंदर आएगा ये देखता है यहां ऑर्बिटल वेकेंट है तो वाटर 2 डी ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 यहां बने। तो आपने इस बात को सीख लेना है, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आप कह सकते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक कहलाया जाएगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा कलर्ड होगा या नहीं, तो शायद आप जानते हैं, आपको याद होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कलर का कारण होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। तो क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे ये कलर डेफिनेटली शो करेगा, यहां पर कलर शो किया जाएगा। इस तरह से आपको बॉन्डिंग करनी है, प्रेडिक्शन करना है किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन। आइए अब समझते हैं दूसरा केस, जिंक H2O होल 6। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होगा दिस इज नाउ 3d10 4s2। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जो कि आएगी +2 और जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो ये बनेगा 3d10 4s0 और p0d0 हम अपने आप यहां पर लिखेंगे। सो नाउ इन दिस केस वी कैन से कि d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हमारे पास इनर d टू आउटर d, यहां d में 10 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ये है हमारा जिंक +2। अब वाटर के 6 मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, देखेंगे यहां ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, पहले वाले में वेकेंट था लेकिन यहां वेकेंट नहीं है। तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल इन्हें ऑक्यूपाई करें और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो इन दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। कारण क्या हुआ? ऑर्बिटल्स का
यहां इनर ऑर्बिटल वैकेंट थे तो D2sp3, यहां आउटर ऑर्बिटल थे तो इसीलिए sp3d2। ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री दोनों में सेम होगी। ये भी ऑक्टाहेड्रल, पिछला एग्जांपल भी ऑक्टाहेड्रल। क्या ये मैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। क्या ये कलर्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे कहेंगे ये कलर्ड नहीं है, ये है, एक्सप्लेन करो। वहां ये नहीं कहेंगे आपको कि वीबीटी का इस्तेमाल करना है, आपको खुद से ही उसका इस्तेमाल करना है और ये कलरलेस, ये कलर्ड, ये वहां आपको बताना है। ऐसे ही यहां पर दो और एग्जाम्पल सीखेगा। एक एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं, दिस इज Mn and then NH3 and whole 6 plus 2। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं और एक और एग्जाम्पल हम मैग्नीज का MnH2O whole 6 plus 2। इन दोनों एग्जाम्पल को समझने के बाद ही आप इसको बहुत गौर से, ध्यान से समझ पाएंगे। आइए बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यहां आएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ये है आपके पास मैग्नीज, जिसका कॉन्फ़िगरेशन दिस इज 3d5 मैग्नीज +2। क्या करेंगे हम? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे और ये बचेगा 3d5, यानी डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैग्नीज के अंदर हम डी सबशेल में यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये हमने मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, तैयार हो गया। अब बात आएगी, लिगेंड्स आएंगे, 6 अमोनिया, 6 अमीन अंदर की तरफ आएंगे और यहां देखेंगे कि ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। लेकिन एक बात समझी जा सकती है कि ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, लेकिन ये सभी अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड है तो इन्हें पेयर अप करवाया जा सकता है, इन्हें पेयर अप करवाया जा सकता है। अब ये पेयर होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा लिगेंड की स्ट्रेंथ पे। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये इनको पेयर अप करवा सकता है और अंदर के डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर लिगेंड होगा वीक तो वो पेयर अप नहीं करवा पाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अमोनिया, साइनाइड, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, वाटर, हेलोजन वीक लिगेंड होते हैं। तो यहां पर हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया अंदर की तरफ आएगा, देखता है कि ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, तो अमोनिया क्या करता है? इसे रिपेल कराता है, रिपेल कराता है, यहां भेजता है, रिपेल कराता है, यहां भेजता है और इस तरह से 2 ऑर्बिटल वैकेंट करता है। 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन अब यहां पर क्या हो जाएगी? यू कैन अंडरस्टैंड D2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। तो हमारे इस कंपाउंड में D2sp3 बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व होगी, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले 5 थे, अब डिक्रीज हो गए, इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पहचाना जाएगा। ऐसा लिगेंड जो पेयर अप करवा देता है हाइपर लिगेट कहा जाता है। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाया जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाइपर लिगेट कॉम्प्लेक्स कहलाया जाएगा। क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा? बिल्कुल होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या ये कलर्ड होगा? बिल्कुल होगा, डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और एक लास्ट केस यहां समझिएगा, MnH2O होल 6 का। इसको भी बिल्कुल इसी तरह से पढ़ना है, बिल्कुल शुरुआत से। आप देखेंगे कि ये बहुत आसान चीज है, ये मुश्किल नहीं है। आप में से बहुत बच्चों ने बार बार कहा कि वीबीटी आप करा दीजिए, वीबीटी रह गई है, तो आप देखेंगे कि वीबीटी बिल्कुल आसानी से यहां पर हो जाएगी। और चैनल की प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो पूरी तरह से ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा ना। कैसे करेंगे? मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, मैग्नीज लिखा, मैग्नीज +2 लिखा, डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? यहां पर लिगेंड्स आएंगे, लिगेंड्स आएंगे, देखेंगे ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर पेयर अप करवा दिया जाए
अब ध्यान रखिए, मैंने अभी क्या बताया था आपको, अगर भूल गए हो तो वीडियो रिवाइंड कीजिएगा। मैंने बताया था वाटर एक वीक लिगेंड है। वाटर एक वीक लिगेंड है, वो इसे रिपेल नहीं करा सकता। एक वीक लिगेंड है, रिपेल नहीं करा सकता, तो वाटर क्या कहेगा, चलो भाई रिपेल नहीं कराते, बाहर वाले ऑर्बिटल में बैठ जाएंगे, बाहर अच्छी हवा आएगी और इस तरह से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। नाउ कैसा हुआ ये हुआ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाएगा। क्योंकि ये पेयर अप नहीं करवा पाया, इसे हाइपोलीगेट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पहचाना जाएगा। ये ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, अनपेड डी इलेक्ट्रॉन है, ये कलर्ड भी होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर इस तरह से बॉन्डिंग को सीखना है, बॉन्डिंग हो पाएगी। और बिल्कुल ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी ट्राई कीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहां भी ट्राई कीजिएगा, दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन dsp2 एंड sp3, बिल्कुल इसी तरह से ये आपको करना होगा। होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि आप पता लगाइएगा NiCl होल 4 -2 और NiCl होल 4 -2, इन दोनों के अंदर इसी तरह से काम कीजिएगा। पता लगाइएगा कहां dsp2 है, कहां sp3। जहां dsp2 वो स्केयर प्लेनर होगा, जहां sp3 वो टेट्राहेड्रल होगा। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ लेंगे तो ये भी आप तुरंत बना पाएंगे और बड़ी आसानी से VBT का टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो पाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सभी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। ये चैप्टर जिसको बहुत मुश्किल माना जाता है, बहुत आसानी से आपका तैयार। आइए अब आप समझते हैं कि VBT को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, dsp2 एंड sp3, दो तरह की। इसमें शेप है स्केयर प्लेनर और यहां शेप होती है टेट्राहेड्रल। ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा। इस तरह से दो तरह की है इनकी ज्योमेट्री। नाउ पहला एग्जांपल लेते हैं NiCl होल 4 -2। देखिए, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। वो बहुत जरूरी है। अगर आपने वो देख रखा है तभी ये आप इफेक्टिवली कर पाएंगे। तो पहला पार्ट जरूरी है देखना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जो कि 2 आएगा। निकल कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2। निकल +2, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d8 4s0 4p0, ये बनता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। डी सबशेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, जिन्हें इस तरह से यहां पर दिखा दिया जाएगा। ये हैं 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ जैसा कि आपको पार्ट 1 के अंदर बताया गया था, अब आएंगे 4 लिगेंड। 4 लिगेंड अंदर की तरफ आएंगे, देखेंगे क्या वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। इन्होंने देखा कि यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। फिर हमने सिखाया था अगर आने वाला लिगेंड स्ट्रांग होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करवा सकता है, पेयर करवा सकता है और अपने लिए ऑर्बिटल खाली कर सकता है। अगर आने वाला लिगेंड स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करवाएगा, पेयर करवाएगा और इस तरह से अपने लिए ऑर्बिटल वेकेंट करेगा। अब बताइए क्या होगा। साइनाइड लास्ट वीडियो में बताया था एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसे रिपेल कराएगा, यहां भेजेगा, पेयर करवाएगा और इस तरह से ये ऑर्बिटल वेकेंट हो गए और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी dsp2। हाइब्रिडाइजेशन रही dsp2। अंदर वाला ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पेयर करवा दिया है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने पेयर करवाया है हाइपरलीगेट कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाएगा। क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा? हरगिज नहीं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। क्या ये कलर्ड होगा? हरगिज नहीं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कलर्ड भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये निकल टेट्रासाइनाइड का केस यहाँ हमने देखा। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और एनसीईआरटी में भी यही एग्जाम्पल है, इसीलिए हमने इन एग्जाम्पल को लिया है। अगला केस NiCl होल 4 -2। नाउ इसको समझने से पहले
हम ओरिजिनल कंडीशन में अपने ऑर्बिटल को ले आते हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड, कैसे आगे बढ़ना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट हो जाएगी 2, निकल प्लस 2 और D8, ये यहां कॉन्फ़िगरेशन। क्लोराइड आएंगे, देखते हैं वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो पेयर करवाया जा सकता है, लेकिन क्लोराइड वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होने की वजह से क्लोराइड इसे पेयर नहीं करवाएगा और बाहर वाले ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा और इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाई जाएगी। नाउ दोनों के दोनों कंपाउंड एक जैसा फार्मूला लगता है, लेकिन ये था DsP2 और ये है sp3। इसकी शेप थी स्क्वायर प्लेनर, लेकिन इसकी शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये होगा पैरामैग्नेटिक। बाहर के ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हुए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाया जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। पेयर नहीं करवा पाया, हाइपोलीगेट कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाएगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये कलर कॉम्प्लेक्स शो करेगा। तो देखिए, इस तरह से मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे हम VBT को कॉम्प्लेक्सेस के केस में अप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यही दो आपके सिलेबस में हैं और इन्हीं को आपने इस तरह से करना है, अच्छे से करना है। और ये इस तरह से हो जाने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। लेकिन जरूरत बस इसी बात की है, प्रैक्टिस करनी है। जो एग्जाम्पल मैंने कराए उसे लिख के देखें और फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से ये आप टॉपिक को कर। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में आप बच्चे बहुत बार रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, और वो है CFT, जिसकी फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस चैप्टर का कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टॉपिक भी बनता है। अगर हम बुक में से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो नो डाउट मुश्किलें इसके बारे में बनी रहती हैं। आज मैं आपको इसका एक सेंट्रल आइडिया देता हूँ, सेंट्रल थीम देता हूँ, ज़रा इसके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि d ऑर्बिटल 5 होते हैं। 5 d ऑर्बिटल हमारे पास हैं, जिसमें से dxy, dyz, dxz, ये ऑर्बिटल जहां लोब्स मिडवे द एक्सिस होते हैं। अगर ये x और y एक्सिस है तो इसे dxy, अगर ये y और z एक्सिस है तो इसे dyz, और इस तरह से अगर ये x और z है तो इसे dxz कहा जाता है। ये तीनों d ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं, यहाँ लोब्स मिडवे द एक्सिस, और इन्हें कलेक्टिवली T2G ऑर्बिटल के नाम से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसे ही 2 d ऑर्बिटल हैं, एक z एक्सिस पे, इसे dz स्क्वायर कहा जाता है, एंड 1 x एंड y, इसे dx स्क्वायर y स्क्वायर के नाम से पहचानते हैं। तो हमारे पास 5 d ऑर्बिटल, 3 एक जैसे जिन्हें T2G कहा गया, 2 एक जैसे जिन्हें EG कहा गया। तो याद रखिएगा इस बात को इस पूरे लेक्चर के दौरान, अगर ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस है तो मैं EG की बात कर रहा हूं, और अगर मिडवे द एक्सिस है तो T2G की बात कर रहा हूं। अगर मैं मिडवे द एक्सिस कहता हूं तो मैं T2G 3 ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। अगर मैं ऑन द एक्सिस कहता हूं तो EG यानी 2 ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपके पास मेटल और लिगेंड है, आप जानते हैं मेटल के साथ लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो होता ये है बॉन्डिंग होने से पहले मेटल के d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। मेटल के पास जितने d ऑर्बिटल होते हैं सबकी एनर्जी सेम होती है। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बॉन्डिंग से पहले, लिगेंड के अप्रोच करने से पहले इनकी एनर्जी सेम है, ये डीजनरेट d ऑर्बिटल कहलाए जाते हैं। जैसे जैसे लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है, और उस रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। पहले सभी की एनर्जी लोअर स्टेट में थी, ग्राउंड स्टेट, फिर एनर्जी इंक्रीज हुई, और जब ये लिगेंड बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये 2 सेट में स्प्लिट हो जाएंगे। जब लिगेंड बहुत नजदीक आएंगे तो रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये डी सब शेल 2 सेट में स्प्लिट हो जाएगी। इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के नाम से या शॉर्ट में CFS कहा जाता है।
तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब हुआ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू टू सेट्स, इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाएगा। अब अगर लिगेंड टुवार्ड्स द एक्सिस आ रहे हैं तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग थे उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और अगर लिगेंड मिडवे द एक्सिस आ रहे हैं तो जो ऑर्बिटल मिडवे द एक्सिस थे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था टुवार्ड्स द एक्सिस कौन से हैं, मिडवे द एक्सिस कौन से हैं। लेट मान लीजिए कि आने वाले लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अलोंग द एक्सिस कौन से थे, ईजी ऑर्बिटल, तो ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी पहले से ज्यादा हो जाएगी और T2G ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। अगर मिडवे द एक्सिस आएंगे तो T2G की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ईजी की एनर्जी कम हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इस तरह का डायग्राम यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। तो ये है हमारे पास T2G, ये है हमारे पास EG। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है इसे CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से जाना जाता है, और इसे हम डेल्टा O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी थ्योरी में इसी तरह से कहा गया कि पहले इनकी एनर्जी सेम थी, फिर इनकी एनर्जी बढ़ी, इसे बैरी स्टेट के नाम से भी जानते हैं। फिर रिपल्शन इतने ज्यादा हुए कि डी सब शेल दो सेट में स्प्लिट हो गया, जिन्हें EG और T2G, और एनर्जी डिफरेंस को यहां पर हम CFSE के नाम से जानते हैं। नाउ CFSE किन किन बातों पे डिपेंड करती है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन जनरल कहा जाता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में CFSE को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से ऑक्टाहेड्रल, और यहां रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा T से टेट्राहेड्रल। तो याद रखिएगा डेल्टा T इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4/9 डेल्टा O। देखिए अभी तक मैं आपको बता चुका हूं CFSE किसे कहते हैं। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल CFSE कहा जाता है। अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसे डेल्टा O, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसे डेल्टा O, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसे डेल्टा T से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखें, डेल्टा T कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, डेल्टा O कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द CFSE, पहला फैक्टर है कि प्रैक्टिकली पाया गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में CFSE की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में CFSE की वैल्यू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अप्रोक्सीमेटली हाफ होती है, 4/9, या जिसे आप अप्रोक्सीमेटली हाफ भी यहां पर बोल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बताएं इन दोनों में से CFSE कहां पे ज्यादा होगी, तो अब आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं कि ये पहला कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो CFSE कहां ज्यादा होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो पहला फैक्टर हुआ टाइप ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बेसिस पे CFSE को बता सकते हैं। दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE। जितना सेंट्रल मेटल पे चार्ज होगा जितनी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं और मुझे बताना है CFSE कहां ज्यादा होगी। पहला कॉम्प्लेक्स, यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 0, यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +2, क्योंकि यहां पर चार्ज ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, इसकी CFSE ज्यादा होगी। तो पहले आपको ज्योमेट्री देखनी है। अगर दोनों की ज्योमेट्री सेम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, तो आपने सेंट्रल मेटल पे चार्ज देखना है, जहां चार्ज ज्यादा होगा वहीं CFSE ज्यादा होगी। और लास्ट फैक्टर है लिगेंड स्ट्रेंथ, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी CFSE ज्यादा होगी, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी CFSE ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा CO, अमोनिया, इथाइलिन डायमीन, ये सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाए जाते हैं, और इनके अलावा H2O, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह ये सभी वीक लिगेंड कहलाए जाते हैं।
अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तो CFSE ज्यादा होगी, वीक लिगेंड होंगे तो CFSE कम होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, बताओ CFSE कहाँ ज्यादा है, तो पहले आप ज्योमेट्री देखेंगे, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ज्योमेट्री सेम है। फिर आप चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल यानी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, वो भी दोनों पे सेम है। फिर आप लिगेंड की स्ट्रेंथ देखेंगे, क्योंकि कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसकी CFSE पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो इस तरह से बच्चों CFT के बेसिस पे आपने डायग्राम याद रखना है, आपने फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इनको याद करना है। एक छोटी सी बात और बता दूं लास्ट में, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। सपोज आपके पास D में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर D में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन T2G1 Eg0 ये रहेगा। अगर D में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो आपके पास ये रहेगा D2 का T2G2 Eg0 ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अगर आपके पास D में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो यू कैन से ये बनेगा T2G3 Eg0, इस तरह से किया जा सकता है। तो वैसे आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स में इसके बारे में जान सकते हैं। होमवर्क में कोशिश कीजिएगा D5, D6, D7 इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखने की होमवर्क में कोशिश जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, मल्टीपल चॉइस के लिए भी आप CFT को स्मार्ट नहीं पढ़ेंगे तो ये आपसे बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत आसानी से आप इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके बारे में बाकी जो भी बातें हैं, कोई भी अगर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जैसे ही वक्त मिलेगा हम डेफिनेटली आपके क्वेरीज का आंसर देंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए।